हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंडक्शन के बारे में और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज़ अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर द कंडक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स हमने पढ़े थे किस किस पे डिपेंड करती है। मेनली ये मटेरियल के इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। अब हम टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस कैसे निकालेंगे? तो टेम्परेचर के साथ थर्मल कंडक्टिविटी इस तरह से वेरी होती है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स डिपेंडेंस ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर इज लीनियर, लीनियरली वेरी होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी उसी रेशो में इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? K इजिकल टू K01 प्लस बीटा टी। तो देखिए K0 क्या है? K0 है थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी होगी। बीटा क्या है? बीटा है थर्मल कोफिशिएंट। तो मेनली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कौन सा मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कौन से मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, वो ये डिपेंड करता है थर्मल कोफिशिएंट पे। अगर थर्मल कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है K इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर किसी मटेरियल का थर्मल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नॉन मेटल और इंसुलेशन मटेरियल जो होते हैं उसमें ये होता है, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी वहाँ पर K इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये मटेरियल्स के लिए है। ठीक है, गैसेस और लिक्विड की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो देखिए नॉन मेटल्स में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो मेनली किसके कारण होती है? वो मेनली होती है लैटिस वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, ये लैटिस वाइब्रेशन के कारण होती है नॉन मेटल्स में। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लैटिस वाइब्रेशन क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो क्या है, लैटिस वाइब्रेशन के कारण ही थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेंगे और लैटिस वाइब्रेशन के साथ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, मेटल में तो क्या होता है, मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण और लैटिस वाइब्रेशन के कारण होती है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लैटिस वाइब्रेशन तो बढ़ जाता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट रुक जाता है। इसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में जो सारा कंडक्शन होता है या सारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लैटिस वाइब्रेशन के कारण होती है। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा उसका मतलब क्या है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉन मेटल के लिए जो थर्मल कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। बात करते हैं मेटल्स की। अगर नेगेटिव है थर्मल कोफिशिएंट, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट किसके लिए होता है? मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक्सेप्शन है। ठीक है, एल्यूमिनियम का वेरिएशन अलग होता है बाकी मेटल से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी इज हायर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। प्योर मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उस मेटल में आप इम्प्योरिटी मिला देते हैं या फिर हम अलॉय बना देते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्योर फॉर्म अगर मेटल की है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने 2 या 3 मेटल्स को मिला के अलॉय बना दिया या फिर मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़ है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जैसे हम बात करें कॉपर, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 385 वाट पर मीटर डिग्री है। निकल की 93
वाट पर मीटर डिग्री है। लेकिन अगर मोनल मेटल की बात करें तो मोनल मेटल क्या होता है? मोनल मेटल होता है कॉपर और निकल का मिक्सचर। 70% आप कॉपर मिला दें, 30% आप निकल ले लें, इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन कर दें तो ये मोनल मेटल बन जाएगा। अब अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आप चेक करोगे तो देखो कितनी आएगी, 24। तो देखिए प्योरेस्ट फॉर्म में तो अलग अलग मटेरियल की, अगर अलग अलग, कॉपर की प्योरेस्ट फॉर्म 385 कंडक्टिविटी है, निकल की प्योरेस्ट फॉर्म में 93 है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, अलॉय बन गया। अलॉय बन गया तो अब ये प्योर फॉर्म नहीं है, प्योर फॉर्म नहीं है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कितनी हो गई, 24 वाट पर मीटर डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द, अगर मेटेलिक फॉर्मिंग, मैकेनिकल फॉर्मिंग अगर हम करते हैं, जैसे बेंडिंग है, फोर्जिंग है, हीट ट्रीटमेंट है, तो इनके कारण भी थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है। देखिए हार्डन स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एनिल्ड स्टील की। तो यहाँ पर हमने हीट ट्रीटमेंट किया तो हीट ट्रीटमेंट करने पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ वेरिएशन क्या आया, किसके कारण आया है, ये वेरिएशन आ रहा है हीट ट्रीटमेंट के कारण। तो एनिल्ड स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हार्डन स्टील की। नेक्स्ट देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ग्रोथ। डेंसिटी के साथ चेंज होती है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी ग्रोथ के साथ, डेंसिटी के साथ थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ देखिए एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस की अगर डेंसिटी 400 kg पर मीटर क्यूब है, कुछ मटेरियल्स ऐसे आते हैं जो कि अलग अलग डेंसिटी पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एस्बेस्टोस है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो डेंसिटी है वो 400 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी देखिए कितनी, 0.105। लेकिन अगर हम इसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं तो हायर डेंसिटी का अगर एस्बेस्टोस आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8000 kg पर मीटर क्यूब का लिया, और अगर उसकी मैंने अगर वो चेक करी थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप देखेंगे कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है डेंसिटी ग्रोथ के साथ थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मटेरियल्स हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन और एक होता है एमरफस। क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर या फिर हम कहेंगे एक डेफिनेट पैटर्न होता है स्ट्रक्चर का। तो डेफिनेट पैटर्न वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मटेरियल का तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर अमरफस फॉर्म है, अमरफस फॉर्म का मतलब होता है इर्रेगुलर अरेंजमेंट। तो अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर का तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, जैसे क्वार्ट्ज की हम बात करें, क्वार्ट्ज क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, देखिए 30.5 थर्मल कंडक्टिविटी है। और देखिए अगर टेम्परेचर, हमने कहा है कि जो मेटल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम होती है। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कम पे तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। तो क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी देखिए इतनी है। लेकिन अगर हम पायरेक्स की बात करें जो कि अमरफस फॉर्म में रहता है, यानी उसका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी कम है। तो हम कहेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अमरफस फॉर्म के। क्योंकि अमरफस फॉर्म में क्या होता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ कॉलिजन कम हो जाती है। इफेक्टिवनेस ऑफ कॉलिजन अगर कम हो जाती है तो फिर थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल अगर है। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं, जिनमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, पूरे मटेरियल में आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में, आइसोट्रोपिक मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है डायरेक्शन के साथ। लेकिन अगर आप एन आइसोट्रोपिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, तो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं, वो मटेरियल जिनमें थर्मल कंडक्टिविटी या फिर हम कहें प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। तो अगर प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डायरेक्शन के साथ चेंज होगी। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल की तो
थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, लेकिन एन आइसोट्रोपिक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी वेरी होती है डायरेक्शन के साथ। जैसे हम कहें वुड की थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती है डायरेक्शन के साथ, लैमिनेटेड प्लास्टिक है, लैमिनेटेड मेटल्स हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। मटेरियल विद लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी आर कॉल्ड थर्मल कंडक्टर। अब जिन मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी लार्ज होती है, हाई होती है, उनको हम कहेंगे कंडक्टर ऑफ द हीट, या फिर हम कहेंगे थर्मल कंडक्टर्स। जैसे मेटल की सबसे हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मटेरियल्स विद स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी, अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है तो उनको हम कहेंगे थर्मल इंसुलेटर, ठीक है, इनको हम कहेंगे थर्मल इंसुलेटर। तो इस थर्मल इंसुलेटर में क्या आ गया, जैसे ग्लास है, वूल है, कॉर्क है, एयर है, ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो इसको हम थर्मल इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन मटेरियल्स को हम वहाँ काम में लेते हैं, थर्मल इंसुलेटर्स को, जहाँ पर हमें हीट ट्रांसफ़र रोकना है, ठीक है। और इन मटेरियल्स को हम वहाँ काम में लेते हैं जो कि कंडक्टर है। अगर थर्मल कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टर को हम वहाँ काम में लेंगे जहाँ पर मुझे हीट ट्रांसफ़र बढ़ाना है, ठीक है। और थर्मल इंसुलेटर को हम वहाँ काम में लेंगे जहाँ पर मुझे हीट ट्रांसफ़र रोकना है। ओके, तो इन दोनों की एप्लीकेशन आपको पता लग गई है। नेक्स्ट आता है लो टेम्परेचर इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में भी तीन तरह के इंसुलेटर होते हैं। एक तो होता है लो टेम्परेचर इंसुलेटर, हाई टेम्परेचर इंसुलेशन, और तीसरा होता है सुपर इंसुलेशन, ठीक है। तीन तरह के इंसुलेशन होते हैं। पहला होता है लो टेम्परेचर इंसुलेशन। लो टेम्परेचर इंसुलेशन तब काम में आता है जब बॉडी के अंदर की जो हीट है, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है, और वो मुझे मेंटेन करना है। इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर इंसुलेटर वो होते हैं जो कि अंदर आने वाली हीट को रोकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये लो टेम्परेचर पे है, मान लीजिए T1 है और ये T2 है। तो T1 इज लेस देन T2, तो नेचुरली हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, बाहर से अंदर हीट आएगी। लेकिन अगर मुझे इस ट्रांसफ़र को रोकना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसुलेशन लगा दूंगा। कौन सा, लो टेम्परेचर इंसुलेशन लगा दूंगा। तो लो टेम्परेचर इंसुलेशन क्या करेगा, अंदर आने वाली हीट को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। जैसे हम बात करें, इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर के जो अगर चारों ओर देखें हम तो इंसुलेशन होता है ताकि बाहर की जो हीट है, एनवायरनमेंट की हीट, वो अंदर नहीं आ सके और अंदर का जो टेम्परेचर है जो कि लो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो वहाँ पर लो टेम्परेचर इंसुलेशन हम काम में लेते हैं। तो लो टेम्परेचर इंसुलेशन एक तरह से क्या हो गया, लो टेम्परेचर इंसुलेटर वहाँ काम में लिए जाते हैं जहाँ पर मुझे अंदर आने वाली हीट को रोकना है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट द एनक्लोजर फ्रॉम गेनिंग द हीट गेन को ये रोकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया कॉर्क, रॉक वुल, ग्लास वुल, केटल हेयर, स्लैग वुल, थर्मोकोल, तो ये सब क्या है, ये सब लो टेम्परेचर इंसुलेटर्स हैं। अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर इंसुलेशन की। हाई टेम्परेचर इंसुलेटर वो होते हैं जो कि हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, ये हाई टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो T1 से क्या होगा, हीट बाहर जाना चाहेगी क्योंकि नेचुरल हीट ट्रांसफ़र होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब अगर मुझे इस टेम्परेचर को रोकना है अंदर से बाहर जाने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कौन सा यूज में लेंगे हम, हाई टेम्परेचर इंसुलेशन यहाँ काम में ले लेंगे। तो हाई टेम्परेचर इंसुलेशन क्या करेगा, हीट को बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है, सॉरी है ना, हीट को बाहर जाने से रोकेगा। तो लो टेम्परेचर इंसुलेटर तो हीट गेनिंग ऑफ हीट को रोकेगा, और हाई टेम्परेचर इंसुलेशन लॉसिंग द हीट को रोकेगा, यानी हीट लॉस को ये रोकेगा, बाहर हीट को नहीं जाने देगा ये, ठीक है। जैसे एक से एग्जाम्पल हो गए एस्बेस्टोस हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ठीक है,
डाइमोसियस अर्थ हो गया। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर इंसुलेशन को बताते हैं, यानी हाई टेम्परेचर इंसुलेशन की तरह यूज में लेते हैं इनको हम। अब आता है सुपर इंसुलेटर्स। पाउडर्ड फोम और फाइबरस फोम में जो भी मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर होता है। तो अगर पाउडर फोम है या फिर मल्टी लेयर फोम है या फिर हम कहें फाइबरस फोम है, तो ये सब सुपर कंडक्टर होता है, सुपर इंसुलेटर होता है, सॉरी सुपर इंसुलेटर होता है, यानी इनकी इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पावर प्लांट में जाएं तो पावर प्लांट में जो स्टीम आपकी बॉयलर से और टरबाइन तक जाती है, तो बीच में जो पाइपिंग के थ्रू जाती है, तो पाइपिंग के जो ऊपर होता है, पाइपिंग के ऊपर इंसुलेशन होता है ताकि स्टीम जो जा रही है उसका टेम्परेचर कम नहीं हो, क्योंकि स्टीम क्या करेगी, उसका टेम्परेचर हाई है तो वो एनवायरनमेंट को हीट रिजेक्ट करेगी। अगर मुझे रोकना है उसको तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर इंसुलेशन लगाऊंगा, लेकिन किस तरह का, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन हम काम में लेते हैं, क्योंकि मल्टी लेयर्ड इंसुलेशन की जो हीट को रोकने की जो क्षमता होती है, रोकने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पाउडर फॉर्म, फाइबरस फॉर्म और मल्टी लेयर फॉर्म के जो मटेरियल होते हैं, है ना, दैट कैन बी यूज्ड एज ए सुपर इंसुलेटर। तो इनकी इंसुलेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है सुपर कंडक्टर। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो एट लो टेम्परेचर मेटल शो वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, so they may be called as superconductor. At very low temperature metals may called as superconductor. तो जैसे मान लीजिए, देखिए एल्यूमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 20,000 वाट पर मीटर डिग्री। कितने पर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। कितनी कम होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 200 वाट पर मीटर डिग्री होती है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 20,000 वाट पर मीटर डिग्री, यानी 100 टाइम्स लार्ज वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की, उससे 100 टाइम्स उसकी होती है कितना टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। जो मटेरियल अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, वही मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये बताया था किसने, ये बताया था वीडमान एंड फ्रेंज ने। तो वीडमान एंड फ्रेंज ने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी पे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो उन्होंने ये बताया कि जिन मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। इसका मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशो है उसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, द रेशो ऑफ द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सेम फॉर ऑल मेटल्स एट द सेम टेम्परेचर। तो वीडमैन एंड फ्रेंज ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि किसी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। तो अगर हर मटेरियल को अगर हम सेम टेम्परेचर पे रखें और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो देखें तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने, वीडमान एंड फ्रेंज ने। तो K अपॉन सिग्मा इज कांस्टेंट फॉर ऑल मटेरियल एट सेम टेम्परेचर। तो वी कैन से, और ये किस पर डिपेंड करता है, K अपॉन सिग्मा किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो K अपॉन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू T। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेशो बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज होएगी और सिग्मा भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये चेंज होने के कारण इसका रेशो वेरी होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो K बाई सिग्मा इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो K बाई सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T आ जाएगा। T को हम नीचे ले लें
तो K अपॉन सिग्मा डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। ये जो होता है K अपॉन सिग्मा डी, ये कांस्टेंट है, इसको लॉरेंज नंबर भी कहते हैं हम, L0, इसको लॉरेंज नंबर हम कहते हैं। तो लॉ हमें सजेस्ट करता है कि जो मटेरियल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम प्योर मेटल की बात करें, कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। आप देखेंगे कॉपर के वायर हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगर आप कॉपर के बर्तन अगर आप काम में लेते हैं, यूटेंसिल्स काम में लेते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यानी वो किसी भी जैसे अगर आप पानी गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा कॉपर के बर्तन में, ठीक है। एट लो टेम्परेचर K बाय सिग्मा डिक्रीजेस। K बाय सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने पढ़ा था ना, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो K बाय सिग्मा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा किस पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर जीरो कर देंगे तो K बाय सिग्मा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो K बाय सिग्मा जीरो होने का मतलब क्या है, ये जीरो कब होगा, जब सिग्मा क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी स्टेट ऑफ मटेरियल। तो एट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। तो ऐसी स्टेट में जब किसी मटेरियल का जीरो टेम्परेचर है, उस स्टेट में उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तो दिस इज द स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जीरो टेम्परेचर पे मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। यहाँ देखिए K मेटल और K इंसुलेटर, अगर हम इनका रेशो करें, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर, इनका रेशो करें तो वो 10⁴ आता है। और अगर हम सिग्मा का भी रेशो करें, सिग्मा फॉर गुड कंडक्टर एंड सिग्मा फॉर पुअर कंडक्टर, उसका रेशो करें तो वो 10⁻24 आता है। तो ये जो सब एक्सपेरिमेंट है ये किसके थे, ये वीडमान एंड फ्रेंच के एक्सपेरिमेंट थे। तो उन्होंने ये रेशो निकाला था कि मेटल की और अगर पुअर इंसुलेटर की हम थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो करें तो 10⁴ होता है। अगर हम कंडक्टर और पुअर कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो करें तो 10⁻24 होता है। अब हम बात करते हैं कि किस ऑर्डर में थर्मल कंडक्टिविटी होती है। डिफरेंट मटेरियल्स अगर हम ले लें तो उनका जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी डायमंड की और ग्रेफाइट की, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, ये नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक डेफिनेट होता है ना। तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है डायमंड का और ग्रेफाइट का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन मेटेलिक सॉलिड है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद प्योर मेटल्स की होती है, प्योर मेटल्स के बाद अलॉय की होती है, अलॉय के बाद नॉन मेटेलिक सॉलिड और एमरफस सब्सटेंस आते हैं, देन लिक्विड्स आते हैं और गैसेज आती है। तो गैसेज और वेपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो लीस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी, गैसेज एंड वेपर की। हाईएस्ट किसकी होगी, इसकी। तो ये हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होगी इसकी, और लोवेस्ट जो होगी वो होगी इसकी, गैसेज एंड वेपर्स की। तो ये जो ऑर्डर होता है ये आप ध्यान रखें, डायमंड एंड ग्रेफाइट की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद प्योर मेटल की, फिर उसके बाद अलॉय की, देन नॉन मेटेलिक सॉलिड और अमोर्फस मटेरियल्स भी आ गए इसमें, देन लिक्विड्स और देन गैसेज एंड वेपर्स। तो यहाँ पर इस डायग्राम से हम रेंज देख सकते हैं। ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे 0.01 से लेकर 1000 तक थर्मल कंडक्टिविटी है, और आप देखेंगे कि ये वेरिएशन है।
ये वेरिएशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटेलिक क्रिस्टल की, तो देखिए डायमंड की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ग्रेफाइट की है, देन सिलिकॉन कार्बाइड की है, देन क्वार्ट्ज की है। तो इस रेंज में डायमंड की और क्वार्ट्ज की, तो देखिए डायमंड की 1000 से भी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, और अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी है 10 वाट पर मीटर केल्विन। प्योर मेटल में बात करें तो प्योर मेटल में सबसे ज़्यादा सिल्वर की है, देन कॉपर की, फिर आयरन की, सबसे कम मैंगनीज की है। तो मेटल्स में सबसे कम मैंगनीज की थर्मल कंडक्टिविटी है। मेटल अलॉय की बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम अलॉय की थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और सबसे कम नाइक्रोम की होती है। नॉन मेटल में ऑक्साइड्स की सबसे ज़्यादा होती है, रबर की सबसे कम होती है। लिक्विड्स में बात करें तो मरकरी की सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, देन वाटर की, और ऑयल्स की सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है। लिक्विड्स में बात कर रहा हूँ मैं, मरकरी की सबसे ज़्यादा और ऑयल्स की सबसे कम। इंसुलेटर की बात करें तो फाइब्रस जो इंसुलेटर हैं उनकी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और फोम्स की सबसे कम होती है। तो इस रेंज इंसुलेटर की रेंज में फाइबर की सबसे ज़्यादा होती है, फोम्स की सबसे कम होती है। गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम। ये कैसे हुआ है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था अभी कि जो भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी मॉलिक्यूल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो अगर हैवी मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन लाइट मॉलिक्यूल है इसलिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी मॉलिक्यूल है इसलिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम है जो कि बता रहा है कि किस मटेरियल में किस तरह की थर्मल कंडक्टिविटी होगी और क्या इसका वेरिएशन रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटल की, फिर प्योर मेटल की, देन मेटल अलॉय की, देन नॉन मेटल की, फिर लिक्विड की, फिर इंसुलेटर्स की, देन गैसेस की। तो गैसेस की सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स की होती है, और सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? गैसेस की होती है। सो स्टूडेंट, होप यू एंजॉइंग द वीडियो। तो मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उनको भी फ़ायदा होगा। और जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के अंत में लाइक करना ना भूलें। जितना ज़्यादा लाइक मुझे मिलेंगे स्टूडेंट उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट रहूँगा और नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे चैनल में, तब तक के लिए नमस्कार।